असेसमेंट फॉर लर्निंग, मुझे बता सकते हैं कौन सा असेसमेंट प्रोसेस को ज़्यादा शो किया जा रहा है? विच वन? फॉर्मेटिव, वेरी गुड, याद है। तो आप देखो ना, क्वेश्चन में मेरे पास है एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन, दैट इज द स्ट्रैटेजी फॉर असेसमेंट फॉर लर्निंग। कौन सा स्ट्रैटेजी हम अप्लाई करेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग में? कौन सा स्ट्रैटेजी अप्लाई करें? बोल तो दे रहा है कि फॉर्मेटिव है, तो फॉर्मेटिव है तो ऑब्वियस ऐसा कोई स्ट्रैटेजी होगा जो लॉन्ग टर्म तक इन्फॉर्मेशन को कैरी कर सकता है, तो उस बेसिस पे होगा। तो यहाँ पे देखो, वीडियो क्लिप्स ऑफ गुड प्रैक्टिस प्रोवाइडेड इन द फाइल वेयर यूज इन द फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन। देखो, वीडियो क्लिप्स, जब भी हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं असेसमेंट करने के लिए तो हमें प्रैक्टिस बहुत नीड होता है, तो वीडियो क्लिप्स उसको यूज किया जाता है कि गुड प्रैक्टिसेस हो, जिसके थ्रू हम जब फाइल्स में ये सब रखते हैं तो ट्रेनिंग सेशन के लिए ये सब एक बेस्ट एक्सपीरियंस मिलता है। नंबर 2, द स्कूल बिलीव्स दैट hindsight it would have been better to use example of good achievability and there also its suitability for their learner। अच्छा, हिंडसाइट मतलब क्या होता है ना, जो अधूरा देखना। अब क्या है कि हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बच्चे देख नहीं पाते हैं बोर्ड, कुछ बच्चों को इशू हो सकता है, बोर्ड नहीं देखने को मिलता है या बोर्ड से वो क्लियरली कुछ समझ नहीं पाते हैं, ऐसा भी होता है। तो हमें ज़्यादातर एग्जाम्पल से भी बच्चों को समझाना चाहिए ताकि बच्चों का अचीवेबिलिटी, मतलब जो बच्चे अचीव करें वो कर सके, और प्लस बच्चों के सुइटेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम काम करें, बच्चा को जो सुइटेबिलिटी होता है उसी पे ऊपर हम काम करें। नेक्स्ट, नंबर 3, ऑल स्टाफ इज अंडरटेकिंग ऑल यूनिट्स ऑफ ट्रेनिंग पैक। अभी बताओ कि मैं जब काम डिवाइड करी हूँ, सोच लो कि आप एक एचओडी हो, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो, आपके अंडर पे 4 लोग काम कर रहे हैं, 4 टीचर्स काम कर रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि आपके जो टीचर्स हैं और आपके अंडर जो काम कर रहे हैं वो हर एक सब्जेक्ट का यूनिट वाइज पढ़ाए, या फिर पूरा एज ए बुक एक होल बुक पढ़ाते, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन बिल्कुल ना बताए, कैसे चाहते हो? यूनिट वाइज पढ़ाए या फिर टोटल बुक को एट ए टाइम पढ़ाते? क्या चाहें बताइए, क्या पढ़ाना है? यूनिट वाइज ना। तो एक होता है ना ट्रेनिंग पैक में ये समझाया जाता है कि आपको जो भी चैप्टर्स हैं उसको यूनिट वाइज पढ़ाना चाहिए, थोड़ा टाइम लगे बट यूनिट वाइज पढ़ाना चाहिए, ताकि हर एक यूनिट का जो बेसिक नॉलेज है बच्चों को मिले, हर एक यूनिट का जो बेसिक नॉलेज है ना वो बच्चों को मिल जाए। फिर लास्ट पॉइंट पे, एट द एंड ऑफ ट्रेनिंग फॉर ए यूनिट, जब हम एक बच्चे के लिए टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि वो कैसे पढ़ाए जो एक यूनिट का पूरा समझ आए, द स्टाफ ऑडिट where they are up to undertake individual target setting and then they are required to plan how they are going to meet these targets। तो मैंने पहले बोला कि इन सेशन का वीडियो क्लिप्स होने चाहिए ताकि कैसे सेशन जा रहे, कैसे पढ़ाया गया है वो सब समझ आए। नंबर 2 में हमने बोला कि हो सकता है कि किसी को देखने में कुछ इशू हो, हाइंड इशू हो, दूर से देखने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं ना, उस जगह पे हम गुड एचेबिलिटी के लिए एग्जाम्पल्स ले सकते हैं और सुइटेबिलिटी के लिए भी एग्जाम्पल्स लेंगे ताकि बच्चा अच्छे से समझ पाए। नंबर 3 में हमने बोला कि जो भी स्टाफ्स हैं उनको बोलना पड़ेगा कि आप यूनिट वाइज पढ़ाओ और टारगेट्स पकड़ो यूनिट वाइज के बेसिस पे, ट्रेनिंग पैक में टारगेट पकड़ो यूनिट वाइज बेसिस पे कैसे पढ़ाना है। लास्ट पॉइंट बोल रहा है, एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग, जब का ट्रेनिंग का हम लास्ट आ चुके हैं फॉर ए यूनिट, स्टाफ ऑडिट वेयर दे आर अप टू, जैसे कि स्टाफ ऑडिट आगे बढ़ रहे हैं तो वो धीरे धीरे आगे जा रहे हैं, तो जब भी इंडिविजुअल्स अपने टारगेट लेंगे, सेटिंग करेंगे, तो टारगेट के साथ उस टारगेट के बेसिस पे काम भी करेंगे, प्लानिंग भी करेंगे और कैसे उस टारगेट तक पहुंचेंगे ये रहेगा। तो इसी को बोलते हैं स्ट्रैटेजी। जैसे आप अपने एग्जाम्स के लिए स्ट्रैटेजी बनाते हो, तो मैं क्या स्ट्रैटेजी बना रही हूँ, पहले सिलेबस देखेंगे, सिलेबस के बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है पहले प्रीवियस ईयर्स का उसको देखेंगे, उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक जगह रखेंगे, उसी के बेसिस पे पढ़ाई करना शुरू करेंगे, तो ये हो जाता है आपका स्ट्रैटेजी। और उसके बेसिस पे मॉक टेस्ट देंगे या एग्जाम्स देंगे, पढ़ेंगे, आगे जाएंगे। तो ये जैसा आपका स्ट्रैटेजी है वैसे ही स्ट्रैटेजी रहता है, बच्चों को एसेस करने से पहले पढ़ाना पड़ेगा, उस टारगेट पे पहले पढ़ाना पड़ेगा, उनका प्रीवियस नॉलेज अज्यूम करना पड़ेगा, उनको कैसे पढ़ाना है, कैसे काम करना है, सब समझाना पड़ेगा, उसी के बाद होगा। देखो, सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट इसके लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है ताकि ये एक ट्रेनिंग है कि आपको समझाया जा सके कि आप कैसे पढ़ाएंगे। तो अच्छा, मैं अगर पढ़ा रही हूँ और मुझे अगर मॉडिफाई करना है कि मुझे और भी मेरे टीचिंग्स को मॉडिफाई करना है, तो कौन सा प्रोसीजर को हम यूज़ करें बताओ, कौन सा साइकिल या फिर कौन सा टीचिंग प्रोसीजर को हम यूज़ करें जो छोटे छोटे पॉइंट्स में जो गलत हो रहा है उसको भी देखे और सुपरवाइजर उसको देखे फिर बताए कि यहाँ पे मॉडिफाई करो, उसका रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होता है, वो क्या बोलते हैं उसको, कौन सा टीचिंग? संगीता बोल चुकी है, माइक्रो टीचिंग।
Panchali, demonstration is for students, not for the teachers. Demonstration process used for the students. When you teach the student about any practical concept, by doing it or by performing it is called demonstration. So micro teaching is the right answer, because in micro teaching process we use the various steps to complete the whole teaching process efficiently. If there is any issue, so remedial teaching is working there. And video recording facility is also available. Supervisor and trainee teachers are also available. So video recording is used for next process. That means if you are doing wrong in any class, then you have to manage it, or you have to practice it more in these places. Okay. And remedial teaching is for those teachers who are not able to teach the whole class within certain period of time, or not using the proper method for teaching process. So अगर आप teaching process के लिए proper methods का utilize नहीं करते हैं, तो उस टाइम पे आपके लिए जो remedial teaching होता है वो micro teaching के अंदर आता है, जहाँ पे आप feedback लेते हो, process देते हो, फिर feedback लेते हो, फिर cycle को continue करते हो, repeat करते हो. अब इस process को क्या बोला था, कितने minutes के अंदर होगा बताओ. ये जो पूरा साइकिल था कितने मिनट्स के अंदर होगा बोला गया है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ. यू नो दैट. संगीता गलत हो गया. हाँ, दीपांजलि गलत ही हो गया. माइक्रो टीचिंग इज अबाउट 8 to 5 minutes, सॉरी 5 to 10 minutes, बट आई एम आस्किंग अबाउट टोटल प्रोसेस और साइकिल. सो टोटल साइकिल नीड्स हाउ मच टाइम? 36 minutes. ओके, 36 minutes. प्लान, टीच, रीटीच, याद आ रहा है? प्लान, टीच, फीडबैक, फिर रीटीच, रीप्लान, रीटीच, रीफीडबैक, ऐसा प्रोसेस था ना. हाँ, ओके. सो आपको याद हो जाएगा अभी ये जो भी प्रोसेस है ये पूरा माइक्रो टीचिंग से लिया गया यहाँ पे. तो हम उसके साथ क्या कर रहे हैं, सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट में रख रहे हैं, क्योंकि लर्निंग कम्युनिटी में जब आपको क्लासरूम में टीचिंग करना पड़ता है तो वहाँ पे जरूर चाहिए सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट प्रोसेस, ताकि आपका इम्प्रूवमेंट हो पाए और आप क्लासरूम में पढ़ा सकें. मेनी टीचर्स ऐसा सोचते हैं कि दे आर द सुपेरियर टीचर्स, एंड व्हेन दे मूव इनटू द क्लासरूम दे टॉट जस्ट लाइक इन बटरिंग वे. ठीक है, तो वैसा पढ़ाई नहीं होता है. आपको ऐसे पढ़ाना है कि बच्चा एंजॉय भी करे, बच्चा आपके साथ रिपीट भी करे, बच्चा समझे भी, याद रखे भी, और फ्यूचर में उसको यूटिलाइज करे. तो इस टाइप के पढ़ाई के लिए आपको सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट से गुजरना चाहिए, ताकि आपका कहाँ पे गलत हो रहा है, क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, नीड वो समझ आए. अभी देखो, स्टूडेंट हु कैन रिफ्लेक्ट while engaged in metacognitive thinking, ये जो टीचिंग प्रोसेस जब करते हो और बच्चे आपका बात सुनते हैं, खुद से सोचते हैं, समझते हैं, उसको मेटाकॉग्निटिव थिंकिंग बोलते हैं. तो इन देयर लर्निंग जब वो मेटाकॉग्निटिव स्टेज पे है तो उसी प्रोसेस में हम लोग पढ़ाते रहते हैं, बच्चा इन्वॉल्व होते रहता है, आगे बढ़ते रहता है, उसी के साथ हम पढ़ाते हैं. व्हेन स्टूडेंट्स हैव बीन इन्वॉल्व इन क्राइटेरिया, जैसे स्टूडेंट्स हैव बीन इन्वॉल्व, बच्चे के लिए भी बनाया गया है ऐसा कुछ क्राइटेरिया, गोल सेटिंग. तो सेल्फ इवैल्यूएशन एक लॉजिकल स्टेप है लर्निंग प्रोसेस में. विथ पीयर इवैल्यूएशन, जब बच्चों को इवैल्यूएट किया जाता है, मतलब बच्चे इवैल्यूएट कर रहे हैं दूसरे बच्चों को, या फिर हमारे सेम एज ग्रुप वाले और सेम कलीग हमारे साथ जो काम करे वो आपको क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, और हम उनको इवैल्यूएट करेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, पीयर इवैल्यूएशन. तो स्टूडेंट्स सी ईच अदर एज रिसोर्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स मानो या अदर टीचर्स मानो, आप एक दूसरे को कैसे देखते हो, रिसोर्स सोचते हो कि स्टूडेंट यहाँ पे रिसोर्स है, एक दूसरे से वो कुछ समझेगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा. और चेकिंग फॉर क्वालिटी वर्क, बच्चा जब बेटर अंडरस्टैंडिंग में जाएगा तो ऑब्वियसली उसको क्वालिटी वर्क बढ़ जाएगा. प्रीवियसली एस्टैब्लिश्ड रहेगा कुछ क्राइटेरिया, उसके बेसिस पे बच्चा समझेगा और उसका जो वैल्यू है वो बढ़ेगा. ठीक है, अब चलो आगे. कोलैबोरेटिव लर्निंग, पहले भी हम पढ़े हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या है. तो कोलैबोरेटिव लर्निंग होता है कि स्टूडेंट्स प्रोग्रेस पर्सनली. कोलैबोरेटिव बोला गया ना, ऐसा मान सकते हैं कि सोच लो कि मैं और आप मिल के काम कर रहे हैं. ठीक है, हम लोग दोनों ही ओनर हैं, एक कंपनी हमने बनाया है, उस कंपनी का हमने दोनों ही पार्टनरशिप में ओनरशिप रखा है, मतलब मैं भी ओनर हूँ, आप भी ओनर हैं. तो अगर हम दोनों एक साथ मिलके काम करते हैं, गोल बनाते हैं, लक्ष्य बनाते हैं और उसको पूरा करते हैं, तो क्या अकेले को बेनिफिट्स होंगे या दोनों को बेनिफिट्स होंगे बताओ. मुझे अकेले को बेनिफिट्स होगा या दोनों जो भी मेंबर्स इन्वॉल्व हैं उनको भी बेनिफिट्स होगा? ऑब्वियस दोनों को होगा. ठीक है, तो यही चीज होता है कोलैबोरेटिव लर्निंग. ठीक है, सुनो क्या है. स्टूडेंट्स प्रोग्रेस पर्सनली, बच्चे अकेले पर्सनली प्रोग्रेस करते हैं, व्हाइल कलेक्टिवली वर्किंग टुवर्ड्स ए कॉमन गोल, जब हम लोग मिलके एक गोल के लिए काम करते हैं.
स्टूडेंट्स आर अकाउंटेबल टू वन अनदर, हम एक दूसरे के आसपास आ जाते हैं, अकाउंटेबल होते हैं कि मेरा काम तुमको बहुत बेनिफिटेड होगा, तुम्हारा काम मुझको भी बेनिफिटेड होगा। अप्रिशिएट करते हैं अपने डायरेक्शन को, अप्रोप्रिएटनेस दिखाते हैं कि हाँ मैं जितना कर रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है, तुम जो कर रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है। सेल्फ मैनेज भी करते हैं, एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू मैनेज करते हैं हम। पीपल्स लर्न टू बेटर अंडरस्टैंड, बच्चे यहाँ पे लर्न करते बेटर अंडरस्टैंड के लिए। एंड एंटीसिपेट डिफरेंस, जो भी डिफरेंसेस आ रहा है उसको वो नेगेटिवली ना लेके उसको समझ के अलग अलग रखें। रिकॉग्नाइज करें कि वो अलग कैसे है, उनका पार्टनर क्या कर रहा है, वो क्या कर रहे हैं, एंड यूज इट टू देयर एडवांटेज, और इसी को वो व्यवहार करेंगे एडवांटेज के तौर पे। ये टिपिकल कोलैबोरेटिव लर्निंग प्रोसेस, ये जो टिपिकल कोलैबोरेटिव लर्निंग प्रोसेस है वो क्या इन्वॉल्व करता है ना, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज देयर एफर्ट्स बिटवीन देमसेल्फ। देखो मैं ग्रुप में काम कर रही हूँ तो हमें समझना पड़ेगा हम एक टीम है, उस टीम में हम सबका एफर्ट्स लगा हुआ है, आप भी मेहनत कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ, दूसरे भी कर रहे हैं, तीसरे भी कर रहे हैं, चौथे भी कर रहे हैं, ऐसा जितने मेंबर्स इन्वॉल्व है सब मेहनत कर रहे हैं, तो इसको ग्रुप स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो हमारा मेहनत एक साथ रिजल्ट देगा तो ग्रुप स्ट्रक्चर बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स सोर्स मटेरियल टू हेल्प देम कंप्लीट द एक्टिविटी। ये स्टूडेंट जो है अपने मटेरियल को सोर्स मटेरियल को हेल्प करते हैं कंप्लीट करने के लिए एक्टिविटी। देखो मैं आपके लिए सोर्स हूँ, एक रिसोर्स जैसी हूँ, आप मेरे लिए कोई रिसोर्स जैसे हैं, तो मैं जब आपके साथ काम कर रही हूँ तो ऑब्वियस है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको हेल्पफुल होगा, आपके कुछ पॉइंट ऑफ व्यू मुझे हेल्पफुल होंगे, तो उस बेसिस पे दोनों एक दूसरे के लिए एक सोर्स ऑफ नॉलेज है। ठीक है, सोर्स ऑफ नॉलेज है। तो अगर कंप्लीटली हम लोग एक दूसरे को हेल्प नहीं करें तो एक्टिविटी अधूरा रह जाएगा, कुछ तो मिस्टेक हो जाएगा। नेक्स्ट, द एक्टिविटी इज नॉट मॉनिटर्ड बाय द टीचर, जो भी एक्टिविटी है वो टीचर के थ्रू मॉनिटर्ड नहीं होगा, क्योंकि हम लोग एक टीम में काम कर रहे हैं तो हमारा कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम एक दूसरे को हेल्प करेंगे और यहाँ पे टीचर्स इन्वॉल्व नहीं होंगे हम लोग जब तक एक्टिविटी को पूरा नहीं कर लेते। नेक्स्ट, स्टूडेंट एसेस देयर ओन इंडिविजुअल एंड ग्रुप परफॉर्मेंस। देखो मैं बोलूं कि हम लोग 8 लोग हैं एक साथ काम करें, सडनली एक बोलता है मैं नहीं करूंगा तुम ही लोग काम करते रहो, बट मैं ग्रुप में रहूंगा, अगर कुछ बेनिफिट्स मिलता है मुझे भी मिलना चाहिए, ये तो गलत है ना। तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस का भी जजमेंट होगा, ग्रुप परफॉर्मेंस का भी जजमेंट होगा, एज अ टीम हमारा परफॉर्मेंस का जजमेंट होगा और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस का भी जजमेंट होगा। स्टूडेंट एसेस देयर ओन इंडिविजुअल एंड ग्रुप परफॉर्मेंस हो गया। सक्सेस डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल स्ट्रेंथ। पता है अभी सक्सेस जो मिलता है कभी टीम को, एक टीम को, तो इंडिविजुअल स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, हर एक पर्सन का स्ट्रेंथ अलग होता है, उसी के ऊपर ये डिपेंड करता है। मैं बोलूंगी मैं एक टीम में हूँ बट मैं अपना काम बिल्कुल नहीं करूंगी, मेरा स्ट्रेंथ मैं दिखाऊंगी नहीं, मैं जिसमें अच्छी हूँ मैं नहीं करके दिखाऊंगी, मेरे दूसरे पार्टनर्स के साथ मैं जेलस फील करूंगी, उनको मैं नीचा दिखाऊंगी, तो ये कोलैबोरेटिव लर्निंग पॉसिबल होगा ही नहीं। तो हमें मिलके ग्रुप में काम करना है, मेरा वर्क भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपका वर्क भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो सब जो भी इन्वॉल्व होंगे एक टास्क के अंदर कोलैबोरेटिवली वो एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, सबका एफर्ट्स इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट में कि कोऑपरेटिव लर्निंग क्या बोलता है। कोऑपरेटिव बोलता है लाइक द कास्ट एंड क्रू ऑफ ए थिएटर प्रोडक्शन। अच्छा कास्ट एंड क्रू जानते हैं ना, थिएटर में कौन होते हैं? अच्छा मुझे बता सकते हैं क्रू मेंबर किसको बोलते हैं और कास्ट मेंबर्स किसको बोलते हैं? ठीक है, थिएटर प्रोडक्शन मान लो, फिल्म में मान लो। अब बताओ मैं ऑप्शन दे देती हूँ कि कुछ लोग हैं जो फिल्म को बनाने में हेल्प करते हैं, मतलब जस्ट लाइक कैमरामैन और वेटर का काम करना या फिर पानी देना और बॉय का काम करना, ये सब करते हैं, मेकअप आर्टिस्ट ये लोग। और जो सामने परफॉर्म करते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो दो ग्रुप बन गया, एक सामने परफॉर्म करता है, एक पीछे बैकग्राउंड में रहता है। अब बताओ कौन क्या है? 3 मेंबर्स आर हेल्पर्स, ओके, क्रू बैक स्टेज में रहता है, ठीक है, एंड कास्ट जो एक्टिंग करता है, वेरी गुड, कास्ट जो एक्टिंग करता है। तो कोऑपरेटिव लर्निंग ऐसा है लाइक कास्ट एंड क्रू दोनों ही चाहिए, दोनों ही चाहिए, एक ग्रुप सामने रह सकता है एक ग्रुप पीछे रह सकता है, बट दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जस्ट लाइक कोलैबोरेटिव दोनों ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, मतलब दोनों का इंटरडिपेंडेंस है। मैं आप पे इंटरडिपेंडेंट हूँ, मतलब मैं खुद पे भी डिपेंड हूँ, आप पे भी, आप खुद पे भी डिपेंडेंट है, मुझ पे भी डिपेंडेंट है। रोल्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज आर क्लियरली डिफाइंड बट आर ओपन फॉर नेगोशिएशन, नेगोशिएशन के ऊपर डिपेंड करेगा, एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी सबका अलग अलग बांट दिया जाएगा। अब मेकअप आर्टिस्ट बोलेगा मैं बॉय का काम करूंगा, मैं कैमरा पकड़ूंगा, तो पॉसिबल नहीं है। कैमरामैन बोलेगा कि मैं हीरो बनूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। जो जिसका काम है, जो ड्यूटी दिया गया है, जो रूल्स बनाए गए हैं, रोल्स बनाए गए हैं, वो वैसा ही रहेगा।
और उनको अपने काम के साथ नेगोशिएट करना ही पड़ेगा, मिलकर काम करना पड़ेगा। दिस मेथड ऑफ कोलैबोरेशन ब्रिंग्स विथ इट ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। इस टाइप का अगर कोलैबोरेशन रहा तो ऑब्वियस है हमें एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी मिलेगा जो कि एक दूसरे के साथ रह रहा है। इन कॉन्ट्रास्ट टू कोलैबोरेटिव लर्निंग, मतलब अगर मैं कंपैरिजन में देखूं कोलैबोरेटिव लर्निंग से कोऑपरेटिव लर्निंग क्या डिफरेंस है, तो मैं कुछ ही पॉइंट बोलूंगी, बिकॉज कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव को बोला जाता है कि ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है। क्या डिफरेंस है वही बता रही हूँ। पहला पॉइंट बता रही हूँ कोऑपरेटिव के लिए, एक्टिविटीज आर स्ट्रक्चर्ड विथ ईच स्टूडेंट असाइंड ए स्पेसिफिक रोल, मतलब टीचर स्ट्रक्चर। पहला क्या था, ग्रुप स्ट्रक्चर, ग्रुप में जितने लोग थे वो सब काम करेंगे, वो था कोलैबोरेटिव। यहाँ पे बोला क्या कि एक्टिविटी जो है उसको कौन तोड़ के देगा, टीचर। टीचर डिवाइड करके देगा कि ए इतना काम करेगा कि इस टास्क का इंट्रोडक्शन पार्ट वो हैंडल करेगा, बी इसका बॉडी पार्ट हैंडल करेगा, सी इसका कंक्लूडिंग पार्ट हैंडल करेगा। अब मैं बोलूं कि इंट्रोडक्शन नहीं रहेगा तो हम कंक्लूड कर देंगे, नहीं, पॉसिबल नहीं है। इंट्रोडक्शन के बेसिस पे ही आपका बॉडी बनता है, बॉडी के बेसिस पे कंक्लूड होता है। वैसे ही बॉडी के बिना इंट्रोडक्शन होने से भी कोई फायदा नहीं है, बट कंक्लूजन नहीं हो सकता, और कंक्लूजन के बिना तो इंट्रो एंड बॉडी भी रह भी जाए तो हम एंडिंग तक नहीं पहुंच सकते। तो ये सारा आपका प्रोसेस है जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि कोऑपरेटिव लर्निंग में इंडिविजुअल टास्क को बहुत ज्यादा वैल्यू दिया गया, और इंडिविजुअल टास्क को डिफरेंशिएट किसने किया है, टीचर ने। नेक्स्ट पॉइंट, टीचर सप्लाई इंफॉर्मेशन फॉर स्टूडेंट्स टू रीड एंड एनालाइज। देखो टीचर क्या करेंगे, बहुत सारा इंफॉर्मेशन देंगे जिसको किसे पढ़ना है, स्टूडेंट्स को पढ़ना है और एनालाइज करना है कि क्या करना है नहीं करना है। नेक्स्ट, टीचर्स ऑब्जर्व एंड लिसन एंड इंटरवेन वेयर नेसेसरी। टीचर चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और नेसेसरी स्टेप्स को लेंगे कि क्या करना है। नेक्स्ट, स्टूडेंट सबमिट वर्क एट द एंड ऑफ लेसन फॉर इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट। स्टूडेंट सबमिट करेंगे, देखो ए अपना काम किया और उसको सबमिट कर दिया, बी फिर उसको वो जो सबमिट किया है उस पॉइंट को लेके बी काम करेगा और वो अपना पॉइंट सबमिट करेगा, सी बी का जो सबमिट पॉइंट है उसको लेके सी अपना काम करेगा एंड सबमिट करेगा। तो एक दूसरे के ऊपर हम बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं और डिपेंडेंट है, ठीक है। और उसको इवैल्यूएट एवरी पॉइंट पे किया जाता है। बी अगर ए का पॉइंट को बोल दिया कि तुमने गलत किया है तो वो आगे ही नहीं बढ़ेगा, वो टास्क वहां पे बंद। सी जैसा बोल दिया बी का काम गलत है तो वो टास्क वहां पे बंद। तो ये आपको समझना पड़ेगा, जो कि कोलैबोरेटिव में नहीं था बट कोऑपरेटिव में है। द सक्सेस ऑफ द ग्रुप, ये जो सक्सेस मतलब कोलैबोरेटिव में क्या होता है कि सक्सेस डिपेंड करता है कि हर एक पर्सन का इंडिविजुअल स्ट्रेंथ के ऊपर, बट यहाँ पे बोला गया द सक्सेस ऑफ द ग्रुप का सक्सेस डिपेंड करता है एफर्ट्स ऑफ एवरीवन, जो कि इंक्लूडेड है। तो एक फिल्म के लिए बस प्राइजेस मिलते हैं, अवार्ड्स मिलते हैं एक्टर एक्ट्रेसेस और आपके डायरेक्टर को फॉर स्टोरी, और म्यूजिक जो बनाते हैं उनको मिलता है, बट कोई भी क्रू मेंबर्स को या कास्ट मेंबर्स को अगर मैं बोलूं कि आपके बिना क्रू मेंबर्स काम कर देंगे और आपके लिए क्रू मेंबर्स नहीं भी करेंगे तो कास्ट मेंबर खुद से एक्टिंग कर लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, और ऑब्वियस है कि यहाँ पे क्रू मेंबर ये बोलना चाहिए कि वी आर ऑल्सो द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दैट। अगर वो काम नहीं करेंगे तो कास्ट मेंबर को कुछ भी नहीं मिलेगा। ये पॉइंट है ऑपरेटिंग, मतलब एक टाइप का कोऑपरेटिंग बोला गया ना, एक्चुअली ऑपरेटिव है। ऑपरेटिव मतलब परफॉर्म करके उस चीज को एंडिंग तक ले जाना कोऑपरेशन के साथ, ठीक है। अब चलो आगे बेनिफिट्स क्या है देख लेते हैं। बेनिफिट्स ऑफ कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग, देखो दोनों का सेम पॉइंट्स है इसलिए एक साथ लिखा गया है। पहला, the majority of students learn best when they are immersed in learning। देखो मैक्सिमम बच्चे कब अच्छे पढ़ते हैं, जब वो पढ़ाई के साथ जुड़े रहते हैं थ्रू इंटरेक्शन एंड एप्लीकेशन। जब वो पढ़ाई करे, अच्छे से इंटरेक्ट करे, एप्लीकेशन को अप्लाई करे, तभी वो अच्छा करेंगे। ए स्टूडेंट इज मोर लाइकली टू रिमेंबर समथिंग डिस्कवर्ड थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन। देखो आप कब पढ़ाई को बहुत ज्यादा टाइम तक याद रख सकते हो, जब आप उस टास्क के साथ जुड़े हुए रहते हो और एक्टिवली आप उस काम में पार्टिसिपेट करते हो। मैं बोलूँ मैं इस काम में पार्टिसिपेट नहीं करूंगी बट सुन के मैं याद रख लूंगी, तो ऑब्वियस है आप जब मेन पॉइंट पे एग्जाम देंगे ना तब आपको बहुत ज्यादा डर लगेगा, बिकॉज आपने डायरेक्ट पार्टिसिपेशन कर लिया। नहीं, आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। जब भी आपको कुछ बोला जाए तो आप एक्टिव रहना चाहिए। एंड मोर लाइकली हमें डिपेंड होना चाहिए कि पीयर वर्क बोल के एक होता है,
हमारा जब ग्रुप बनता है, टीम बनता है, एक दूसरे का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जस्ट लाइक एक फिल्म बना रहे हो, वहां पे जो भी हीरो है वो बोलेगा मैं अपने हिसाब से करूंगा, हीरोइन के साथ काम ही नहीं करूंगा, या फिर साइड रोल्स के साथ मैं कुछ कोऑपरेट नहीं करूंगा, तो ऑब्वियस है वो चीज और समझ में नहीं आएगा और फिल्म बनेगा भी नहीं। जो एक ओरिजिनल पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है कि मिलजुल के कर रहे हैं तो वो नहीं लगेगा। सो ये चीज है। यहाँ पे पैसिवली कौन रहेगा बताओ? टीचर्स। एक्टिवली कौन रहेगा? स्टूडेंट्स। पैसिवली कौन रहेगा? टीचर्स। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बाई वर्किंग विद देयर क्लासमेट्स, जब आप अपने क्लासमेट्स के साथ काम करते हो कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव में, स्टूडेंट कम टू रिकॉग्नाइज, बच्चे कोई चीज़ों को ना जल्दी समझ लेते हैं, बच्चे अंडरस्टैंड भी जल्दी करते हैं, रेस्पेक्ट कल्चरल डिफरेंस एंड डिफरेंस पर्सपेक्टिव, बच्चों को सिखाना चाहिए कैसे दूसरे दूसरे कल्चर के लोगों को सपोर्ट करना है, क्या क्या डिफरेंसेस हैं और क्या डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ काम करना है, सब कुछ। नेक्स्ट, नंबर 2, परफॉर्मेंस इज इम्प्रूव्ड, यहाँ पे परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है। विथ कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव methods much more valuable than individualistic ways of building student performance and progress। देखो, परफॉर्मेंस इज इम्प्रूव, डे बाय डे परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता है जब आप कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिवली वर्क करते हैं, क्योंकि कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव मेथड्स मच मोर वैल्यूएबल देन इंडिविजुअलिस्टिक वेज ऑफ बिल्डिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस। एक बच्चा अकेले काम कर रहा है तो उसको ना कम इंटरेस्ट आता है, बट एक बच्चा अगर मिलके काम करता है, मेथड्स अच्छे रहते हैं, वैल्यूज दिए जाते हैं, तो ऑब्वियस वो सीखेगा, उसका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा होगा और प्रोग्रेस भी करेगा। नेक्स्ट, ग्रुप वर्क हेल्प स्टूडेंट्स हु हैव डिफिकल्टी विद सोशल स्किल। ये जो ग्रुप वर्क होता है तो उसमें क्या होता है, एक बच्चे को ना, जैसे मान लो कि उसको लैंग्वेज इशू है कि बैरियर बन गया, तो उसको समझ नहीं आया कि क्या करना है क्या नहीं, क्या बोलना है, वो कुछ नहीं कर पाता। तब दूसरे स्टूडेंट्स जो उसके साथ पढ़ रहे हैं वर्क करेंगे उसको समझाने के लिए, बताने के लिए, एंड डिफिकल्टी जो फेस करने वाले हैं कि वो बाहर जब भी जाए तो बात करने में उसको दिक्कत होता है, तो वो सारा चीज सॉल्व हो जाए। प्रोवाइडिंग ए सेफ एंड स्ट्रक्चर्ड स्पेस टू इंटरेक्ट विद अदर्स, उसको अच्छा सा एक जगह और स्ट्रक्चर्ड स्पेस देना है इंटरेक्ट करने के लिए दूसरों के साथ। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्या लिखा? एम्बोल्डेंड, बढ़ेगा बहुत ज्यादा। एक बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं था तो अब वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा वर्क करने के लिए। विथ स्टूडेंट एबल टू रिकॉग्नाइज, स्टूडेंट पहचान पाएंगे इंपॉर्टेंस क्या है, कौन से पर्सन ने ज्यादा इंपॉर्टेंट काम किया, कॉन्ट्रीब्यूट किया, कौन नहीं किया। नेक्स्ट होता है इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिविटी इज इनकरेज्ड। इंक्लूसिविटी मतलब क्या होता है पता है? सारे लोगों को इंक्लूड कर लो, किसी को भी ना छोड़ो, किसी को भी भेदभाव ना कर दो, ऐसा। तो देयर इज नो सच थिंग एज एन एवरेज चाइल्ड। हम यहाँ पे नहीं देख रहे हैं एक बच्चा एवरेज है, एक बच्चा बिलो एवरेज है, क्या उसका वीकनेस है, क्या उसका स्ट्रेंथ है, हम लोग ये कुछ भी नहीं देख रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि बच्चों को फ्लो में छोड़ दो, ये टूल्स हैं बस जिसके थ्रू बच्चों को बस फ्लो में छोड़ दो, जिसको यूज करके बच्चा स्टडी ग्रुप बनाए, टीचर्स उसमें हेल्प करेंगे कौन सा स्टडी ग्रुप होना चाहिए, असाइनमेंट आप करे कोऑपरेटिवली, कोलैबोरेटिवली कोई सोशल वर्क करे, सोशल स्किल करे, और बच्चों का यहाँ पे हर एक लेवल में एबिलिटी को हम जज कर सके, उसका जो लर्निंग स्टाइल है वो जज हो पाए। तो विद दिस अप्रोच चिल्ड्रन आर मोर लाइकली टू play an active role and are less liable to become disengaged and frustrated। तो जब बच्चे ग्रुप में काम करते हैं और कोई प्रैक्टिकल काम करते हैं, खुद से परफॉर्म करते हैं ना, तो वहां पे वो बच्चे लायबल, या फिर ऐसा नहीं होंगे कि मेरे को नहीं करना है, मेरे को नहीं चाहिए, करना नहीं है, मेरा रिजल्ट ऑलवेज खराब होता है, ऐसा कुछ भी नहीं बोलेंगे। वो ट्राई करेंगे कि कैसे जिताना है टीम को, और ना ही वो डिसएंगेज और फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे कि मुझको क्यों डाल दिया, मेरा क्या पॉइंट है, ये सब नहीं होगा। ठीक है, क्या हम क्लियर है? फॉर कोऑपरेटिव लर्निंग टू बी इफेक्टिव, अगर कोऑपरेटिव लर्निंग को इफेक्टिव बनाना है, स्टूडेंट मस्ट लर्न सोशल स्किल। अगर कोऑपरेटिव लर्निंग को इफेक्टिव बनाना है तो स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा ना, सोशल स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा फॉर सक्सेसफुल कोऑपरेशन। ठीक है, फॉर सक्सेसफुल कोऑपरेशन। अभी देखो सोशल स्किल्स में क्या डेवलप होता है। पहला, नंबर 1 में हमको क्या डेवलप करना है, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट। देखो ये सारा ही पॉइंट है जो कि कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव में डिफरेंस लेके आता है। पहला तो ट्रस्ट बिल्डिंग करना पड़ेगा, ट्रस्ट बिल्डिंग है तो गेट टू नो ईच अदर एक्टिविटीज, गेट टू नो ईच अदर ये अलग पॉइंट है, वो बहुत ही सोशल हो जाएगा, बट एक्टिविटी के बेसिस पे तुम कौन सा काम कर सकोगे, मैं कौन सा काम कर सकूंगा, वो होता है। मतलब मुझे जो स्किल आता है मे बी तुम्हें ना आए, तुम्हें जो स्किल आ रहा है मुझे ना आए, ऐसा प्रोसेस रह सकता है। तो गेट टू नो ईच अदर एक्टिविटीज। नंबर 2 है उसी के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है कि नहीं दोनों में। एडवेंचर बेस्ड लर्निंग, एडवेंचर के ऊपर डिपेंड करके जो लर्निंग प्रोसेस होता है, इस पे होता है ट्रस्ट बिल्डिंग। नेक्स्ट होता है कम्युनिकेशन। देखो
मैं और आप एक टीम में काम कर रहे हैं, जो कि एक कोऑपरेटिव लर्निंग भी है, कोलैबोरेटिव भी बोल सकते हैं, ठीक है, अभी तक के लिए। अब बोल रही हूँ कि मुझे मेरा काम डिवाइड करके दिया गया, आपको दिया गया, मेरा काम होने के बाद ही आप काम शुरू कर सकते हैं। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू आप नहीं सुन रहे, या फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैं नहीं सुन रहा हूँ, तो क्या कोऑपरेटिव लर्निंग सक्सेसफुल रहेगा? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? नो। क्या मैं बीच से टास्क करते हुए छोड़ सकता हूँ टास्क को? नो। बट कोलैबोरेटिव लर्निंग में हम लोग बीच से टास्क को छोड़ सकते हैं, कोई भी एक ओनर बीच से टास्क को छोड़ सकता है कुछ पॉइंट आके, ठीक है, ये डिफरेंस और एक मिल गया। तो एक्टिव लिसनर बनना पड़ेगा। आप एक्टिव लिसनर नहीं होंगे तो पॉइंट आउट नहीं कर पाएंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, और जिसके वजह से आपका वर्क डेवलप हो। फिर है एनकरेजिंग अदर्स, ऑब्वियस है। अगर कोई एक ग्रुप में एक बच्चा बहुत ही वीक है और उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियस है दूसरे जो पार्टनर्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा? एनकरेज करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा। सी पॉइंट पे आता है डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटेजीज। अभी देखो प्रोसेस है बहुत सारा जिससे हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये बच्चे एक्टिविटी कर रहे हैं, तो कौन फर्स्ट एक्टिविटी करेगा? अच्छा, क्रिकेट में एक गेम होता है जिससे पता चलता है कि कौन पहले काम करेगा, क्या होता है? या फिर कौन पहले बैटिंग करेगा और बॉलिंग करेगा, ऐसा पता चलता है, क्या होता है? टॉस। ठीक है, देखो फ्लिप ए कॉइन, कॉइन को उछाला, ठीक है, टॉस किया, हेड और टेल पड़ेगा, वो करेंगे। फिर देखो, अभी देखो, 1 पोटैटो 2 पोटैटो, एक गेम है पूरा, ठीक है, जिसके थ्रू बच्चे खेलते हैं, और कौन पहले करेगा कौन बाद में करेगा, ये सीक्वेंस बनता है। फिर रॉक पेपर सीजर खेलते हैं बहुत लोग, रॉक पेपर सीजर करते रहते हैं, उससे पता चलता है। तो ऐसा ब्रेक ए टाई बोल के पूरा एक स्टेप दिया गया, जिसके थ्रू कौन आगे करेगा कौन पीछे करेगा हम डिसाइड करते हैं। बच्चे है ना, बच्चों के अंदर कोऑपरेटिव के लिए। फिर आता है कॉन्सेंसस बिल्डिंग वर्सेस वोटिंग। अभी देखो, मैं आपके अंदर बहुत सारा एम्पावरमेंट करना चाहती हूँ कि आप कुछ करो, और मैं बस आपको वोट करके जिता रही हूँ, तो मैं आपको एनकरेज कर रही हूँ ये आप ज्यादा काम कर सकेंगे, या फिर मैं बस आपको वोटिंग करके जिता दी, इससे आप ज्यादा काम कर पाएंगे? कौन सा बेटर होगा, पहला वाला या दूसरा वाला? एनकरेज करके, ठीक है। तो आपके अंदर कुछ कॉन्सेंसस अगर बिल्डिंग हो जाए तो आप बेटर काम करेंगे। वोटिंग से बस सिलेक्ट होता है, बट वो अच्छा काम करेगा या बुरा ये नहीं पता हमको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हाँ नेक्स्ट चलते हैं। नंबर डी में है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। अभी जब हम लोग काम करते हैं ना, पता है, जब भी हम लोग काम करते हैं तो उसमें बहुत सारा चीज है। कोई एक पर्सन एग्री करेगा, कोई एक पर्सन डिसएग्री करेगा कि मुझे नहीं करना है तुम्हारे साथ काम, तुम हमेशा खुद का सोचते हो, खुद का ही करते हो। नहीं, हमें अगर हमारे टीम में 10 मेंबर है तो 10 मेंबर का ही क्या होना चाहिए बताओ? एग्री होना चाहिए उस काम के लिए। और अगर 10 भी ना हो तो 9 का तो होना ही चाहिए। अगर मैक्सिमम डिसएग्री है तो वो काम को बंद कर दिया जाएगा, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। फिर सीकिंग असिस्टेंस व्हेन नीडेड, अगर जरूरत पड़ा तो हेल्प जरूर लेना है। मुझे एक काम करना है, मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मैं कर लूंगी, बट मुझे एक पॉइंट पे डाउट हुआ, डर लग रहा है, तो मैं हेल्प लूंगी, ठीक है। वो हो सकता है टीम मेंबर्स का हेल्प लूं, हो सकता है, ठीक है। लास्ट, लीडरशिप स्किल डेवलप करना, शेयर लीडरशिप। देखो कोऑपरेटिव लर्निंग बोल रहा है, तो कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या बोले हम? 10 मेंबर है एक टीम में, मिलकर काम कर रहे हैं, तो कितने लीडर्स होंगे उसमें? बताओ जल्दी, कितने लीडर्स होंगे उसमें? ऑल आर लीडर्स, ठीक है, ऑल आर लीडर्स, ठीक है। बस उनका टाइमिंग अलग होगा, ऑल आर लीडर्स, बस उनका टाइमिंग अलग होगा। पहला स्टेप के लिए जैसे मान लो नंदिनी को पहला स्टेप दिया गया, तो नंदिनी पहले स्टेप में लीडर है, बाकी स्टेप के लिए वो फॉलोअर बनेगी, ठीक है। सेकंड स्टेप के लिए जैसे सोच लो सोनाली को काम दिया गया, तो सोनाली होगी सेकंड स्टेप की लीडर, बाकी पॉइंट के लिए वो भी फॉलोअर रहेगी। जैसे थर्ड स्टेप दे दिया गया राहुल को, तो थर्ड स्टेप के लिए लीडर वो रहेगा, बाकी स्टेप के लिए सारे जैसे फॉलोअर्स है वो भी रहेगी। ऐसा ही प्रोसेस चलता है। तो अलाइन ईच मेंबर टू लीड ऑन देयर टास्क, जब उसका टास्क पॉइंट आ जाए, जब उसका टास्क करने का मौका मिले, तो तब उसको लीडरशिप कैरेक्टर दे दो। इसलिए कोऑपरेटिव लर्निंग में बोला जाता है ऑल आर लीडर्स, कोलैबोरेटिव में नहीं बोला गया, कोऑपरेटिव में बोला गया। फिर देखो सेल्फ एसेसिंग सोशल स्किल, नहीं तो अभी तक सोचो हम मिलके ग्रुप वर्क कर रहे हैं, टीम वर्क कर रहे हैं, तो टीम वर्क में कैसे लीडर बनते हैं? क्योंकि टीम में तो हमेशा एक ही लीडर होगा, है ना। तो सारे अगर एक साथ लीडर बन गए तो उसको कौन फॉलो करेगा? नहीं करेगा। तो हमेशा काम को ऐसा डिवाइड करो कि हर एक पॉइंट पे जो जिसका टास्क होगा वहां पे वो लीडर बन के काम करेगा और बाकी सब उसके फॉलोअर्स रहेंगे, ठीक है। अभी बोला गया सेल्फ एसेसिंग सोशल स्किल्स एंड लीडरशिप, हो गया। लास्ट, टू टीच सोशल स्किल्स मीन्स टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड। देखो
सोशल स्किल में टीच करना मतलब होता है बच्चों को हेल्प करना इनडायरेक्टली। व्हाई दे आर लर्निंग द स्किल, क्यों वो सोशल स्किल समझ रहे हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग में इंपॉर्टेंट। व्हाट द स्किल इज, एक्चुअली स्किल क्या है, वे द स्किल विल बी प्रैक्टिस, कौन से वेज में ये स्किल सिखाए जा रहे, हाउ वेल दे यूज द स्किल, कितने अच्छे से वो स्किल को समझ रहे और सीख रहे और चला रहे, यूज करें, हाउ दे कैन इम्प्रूव देयर यूज ऑफ द स्किल, कैसे वो अपने स्किल को इम्प्रूव कर रहे हैं। ऐसा एक स्टेप हो गया। क्या हम क्लियर हो गए पूरा?